नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और गौरव। शाम 5 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। विमानों में लगातार आ रही बम की धमकी को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लेने की तैयारी की है। एविएशन मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया है। सभी एयरलाइन कंपनियों से इनपुट के आधार पर डीजीसीए ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर कल चर्चा होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि धमकी देने वाले लोगों की हवाई उड़ान पर 5 साल के लिए बैन लगे। धमकी की वजह से कंपनियों के हुए नुकसान की वसूली इनसे ही की जाए। ऐसे लोगों की लिस्ट सभी एयरपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियों से साझा भी की जानी चाहिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, ये लगातार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर, कभी देश में जो डोमेस्टिक उड़ान है उस पर इस तरह की धमकियां आती हैं। क्या कुछ और इस रिपोर्ट में कहा गया है? उन लोगों के खिलाफ जो एक्शन की बात हो रही है वो तो है अपनी तरफ, लेकिन उसके अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ये समस्या कम हो? देखिए सुमेरा, आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई थी। वर्चुअली ये मीटिंग हुई, जिसमें कि सभी विमान कंपनियों से जो ऑपरेटर्स हैं उनको ये बोला गया है कि आपको क्या लगता है इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप अपनी अपनी राय दीजिए। तो मैक्सिमम जितने भी ऑपरेटर्स हैं सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। उसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग भी हॉक्स कॉल करते हैं और वो अगर पकड़े जाते हैं तो ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि हॉक्स कॉल से कितनी परेशानी होती है। कुछ लोगों की ये भी राय थी कि हॉक्स कॉल की वजह से जो खर्चा हो रहा है, मसलन कि पूरी विमान की फ्रिस्किंग की जाती है, विमान लेट होता है और तमाम तरह के खर्चे जो बढ़ते हैं वो इनसे वसूला जाए। इसके अलावा और भी कई सारे, कुछ लोगों का कहना था कि मार्शल की तैनाती की जानी चाहिए। हालांकि उस पर दो राय थी। एक का ये कहना था कि मार्शल अंदर में क्या कर सकते हैं जबकि कॉल तो बाहर से आती है। तो तमाम तरह की ऐसी बातों पर आज चर्चा हुई है और यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। निश्चित रूप से एक गाइडलाइन लेके सरकार आएगी जिसके बाद इस तरह के कॉल करने वालों लोगों पर लगाम लग सके। तुम्हारा जी, बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले से जुड़ी। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा कर दिया गया है। वहीं 6 रबी फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, जबकि सरसों की एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी गई। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दिवाली से पहले सरकार ने खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को बड़े गिफ्ट दिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 53% हुआ। 1 जुलाई 2024 से मिलेगा ताजा बढ़ोतरी का लाभ। मार्च 2024 में सरकार ने 4% डीए बढ़ाया था। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। 2025-2026 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी। 2014-15 की एमएसपी है ये। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये आज की एमएसपी, हाउ मेनी टाइम्स इज द एमएसपी इंक्रीज्ड। तो जो बार बार एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं लोग, उनके सामने आप लोग ये जरूर प्रेजेंट करो। बनारस से बड़ी खबर आ रही है। काशी में गंगा पर एक और पुल को मंजूरी मिली है। 2642 करोड़ की लागत से पुल ये बनेगा। काशी में नए पुल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। इस वक्त की अहम जानकारी। जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे, ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है, कहां पे बन रहा है। उधर आज चंडीगढ़ में अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया।
40 मिनट की बैठक में नायब सैनी के नाम पर बतौर सीएम सर्वसम्मति से मुहर लग गई। इसके बाद राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज पंचकुला में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। मीटिंग में विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनिल विज और आरती राव ने समर्थन किया। फिर सभी विधायकों ने नायब सैनी के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद अमित शाह ने नायब सैनी के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी को वहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने मिठाई खिलाई और उन्हें बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। इसके बाद नायब सैनी ने अमित शाह के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का पत्र सौंपा। कल सुबह 11 बजे पंचकुला में नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खास तौर पर आएंगे। चंडीगढ़ में अमित शाह ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की वजह बताई और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रचा है। हरियाणा का ये विजय ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं और जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग देने का भरोसा दिया है। Umar Abdullah, do swear in the name of God आज केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। आज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का गठन हुआ है। नौशेरा से पार्टी विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए इस समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 निर्दलीय विधायक को मौका दिया गया है। नौशेरा से रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी शपथ ली। डीएचपोरा सीट से सकीना इत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला चेहरा बनाई गई हैं। मेंढर से एनसी विधायक जावेद राणा को मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में मंत्री रहे राफियाबाद से विधायक जावेद डार ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। छंब विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सतीश वर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं चलेगा। तो एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। तस्वीरें एससीओ समिट की हैं। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने एससीओ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए बड़ी चुनौती है। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा बेहद जरूरी है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत देते हुए कहा कि अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो। सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं आज इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट के दौरान ग्रुप लीडर्स के साथ फोटो सेशन भी हुआ। इस फोटो सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर खास तौर पर शामिल हुए।
इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हो गए। एस जयशंकर इस्लामाबाद में एससीओ समिट में शामिल हुए। इस दौरान आतंकवाद को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को जमकर घेरा। बीजेपी ने आज से सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने सदस्यता को लेकर इसका आगाज किया। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सदस्य बनकर की और ट्वीट के जरिए सक्रिय सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने लिखा, मैं बीजेपी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनने पर गौरवान्वित हूँ। एक कार्यकर्ता को सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 सदस्यों को जोड़ना होगा। ऐसे कार्यकर्ता मंडल समिति का चुनाव लड़ सकेंगे और उन्हें पार्टी के लिए काम करने के कई मौके मिलेंगे। आज से बीजेपी सदस्यता अभियान खत्म हो रहा है। उसके बाद पार्टी सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए जुट गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने इस अभियान को आंदोलन का नाम दिया और कहा कि इस अभियान से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। इस अभियान में हर बूथ पर 2 और हर शक्ति केंद्र पर 3 सक्रिय सदस्य बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सक्रिय सदस्यता ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रखा गया है, जिन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। भारत माता की। और कर्नाटक सरकार पर SC/ST फंड का चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर SC/ST फंड के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बेल्लारी लोकसभा सीट में कांग्रेस के 7 लाख वोटरों को इस फंड से पैसा बांटा गया। बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जाति विकास निगम का फंड वोटरों में बांट दिया। फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलकर जिक्र किया है कि ये पैसा किस फंड से लिया गया और कहां बांटा गया। कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि सीएम डीके शिव कुमार ने भी माना है कि फंड डाइवर्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में एनडीए के 31 दलों के नेता शामिल होंगे। एनडीए के सभी सीएम, डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एनडीए नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। कल हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, ये बड़ी जानकारी है, एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। क्या लबोलुबाब जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम तो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ही। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो एनडीए के 31 घटक दल हैं, उनके अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बाद ललित होटल में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी होगा। प्रधानमंत्री सारे एनडीए के घटक दलों के नेताओं को संबोधित करेंगे और जो मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी घटक दलों से बात भी करेंगे, उनके सामने बात भी रखेंगे। और जो जिस तरह से हरियाणा में विजय मिला है बीजेपी को, उसको लेकर एनडीए किस तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे किस तरफ आगे बढ़ रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि ये पहली बैठक है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से ये पहली बैठक है जो चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। तो इसको लेकर तैयारियां भी बहुत भव्य हो रही हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और कल 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 3 से 4 घंटा ये बैठक चल सकती है और उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दोनों ही उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज शाम। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के मुख्यमंत्री
तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो सब आज देर रात तक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। यानी आज से लेकर कल शाम तक चंडीगढ़ राजनीतिक दृष्टि से हॉट स्पॉट बनने वाला है। हरियाणा के चुनावी समर में जैसे आमोद परफॉर्मेंस किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने, ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति को लेकर बहुत अलग अलग तरह की जानकारी आ रही है, शिंदे गुट और फडणवीस गुट को लेकर। ऐसे में ये बैठक क्या उससे जुड़ी जानकारी अभी साझा करेगी, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका। और दिल्ली की आतिशी सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तोहफा दिया है। अब उन्हें बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। वायु प्रदूषण पर अपने आदेश का पालन न करने से खफा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम न उठाने से शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार से खासी नाराज थी। ठंड शुरू होने से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार की जमकर खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट इस बात से खासा नाराज था कि उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया। 3 जजों की बेंच ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम ना उठाकर हल्का जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसरो वो स्थान बता रहा है जहां आग लगी, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी समन किया जाएगा। पंजाब का भी ऐसा ही रवैया है। सुप्रीम कोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कमीशन से राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। और बहराइच हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बयान आ गया है। छाती, सिर और गले में छर्रे लगे थे। ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई और दोनों पैर के नाखून भी निकाले गए। ये सीएमओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अपने बयान में कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहराइच के सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार हैं। सर, उस रिपोर्ट में कई सारी बातों का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि न सिर्फ गोली बस नहीं मारी गई है बल्कि तड़पाया भी गया है, मारा भी गया है। क्या फाइंडिंग्स हैं? हमने 3 डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराई थी। छाती में, गले में और सिर में छर्रे लगे हैं, 25-30 के आसपास लगे हैं। इन छर्रों के कारण जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उससे उस व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर फोरहेड पर एक फटे का निशान है। इट इज़ नॉट शार्प इंजरी, फटे का निशान है चोट लगने से। और पैर के दोनों अंगूठों में नाखून डैमेज है या चोटग्रस्त हैं दोनों पैर के अंगूठे। इतनी चोट है, इतनी ही चोट है। AIUDF नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान, संसद भी वक्फ की जमीन पर बना है। और संसद को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें दिल्ली के बसंत विहार इलाका वक्फ की ज़मीन पर उन्होंने जब वो बयान दे रहे थे उस पर ये बात कही है कि संसद भी वक्फ की ज़मीन पर बनी है।
हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, नेता बयानबाजी करें, अपनी बात रखें, अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बात को कहने में इस तरह के बेतुके बयान क्यों देने पड़ जाते हैं नेताओं को? देखिए, जहां तक बदरुद्दीन अजमल की बात है, वो चीफ ऑफ जमीयत उस्लमा है और निश्चित रूप से अपने कौम के लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। गुवाहाटी में एक सम्मेलन में उन्होंने इस तरह की बात की है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पर है। उन्होंने इस मीटिंग में एक बात और कही कि पूरे देश में 9.7 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो जमीन कहीं न कहीं वक्फ से जुड़ी हुई है और उस पर उनका हक होना चाहिए। लेकिन ये जितनी बातें वो कह रहे हैं वो गैर वाजिब बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रीति, थोड़े समय पहले पार्लियामेंट के बगल में जो एक मस्जिद थी उसके भी डिमोलिशन तक की ऑर्डर आ गई थी कि उसको भी डिमोलिश किया जाए जब पार्लियामेंट का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग और तमाम तरह की चीजें हो रही है। तो जहां तक ये बात है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का तरीका है। और आपको पता है कि वक्त को लेकर जो कवायद चल रही है पार्लियामेंट में, उससे भी ध्यान भटकाने और तमाम तरह की कोशिशों के मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। और उसमें चूंकि बहुत सारे मौलवीज आए थे तो उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और हरिद्वार में गंगा नदी में पानी का स्तर कम हो गया है। हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा का अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। पानी कम होने की क्या वजह है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरिद्वार के घाट से पतित पावनी गंगा अदृश्य हो गई हैं। जहां गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने आते हैं श्रद्धालु, वहां दिख रहे हैं कंकड़ पत्थर। पानी इतना कम हो गया है कि लोग नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में इस तस्वीर के पीछे वजह है गंगा नहर की सफाई, जिसके चलते नहर को बंद कर दिया गया है। गंगा नहर बंद होने से हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा में पानी कम हो गया है। तो हमारी नहर है ये बंद कराई गई है, ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक हर साल दशहरा और दिवाली के बीच गंग नहर की सफाई के लिए उसे बंद किया जाता है। सफाई के बाद 30 अक्टूबर को गंग नहर खोल दी जाएगी और एक बार फिर हर की पौड़ी पर गंगा अपने पुराने रूप में दिखाई देगी। देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे।